इसका मतलब इसको तो जेब में डाल। सभी को नमस्कार और ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत भी। तो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर AHDP में फिजियोलॉजी में आज हम जो टॉपिक हमारा है वो है, जैसे आपने देखा बोर्ड पे लिखा हुआ है, गुर्दे की कार्यकारिकी से संबंधित हार्मोन्स, हार्मोन रिलेटेड टू फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, गुर्दे की कार्यकारिकी से रिलेटेड हार्मोन। तो इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ADH। ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक कहते हैं वो दवाइयाँ, वो चीज़ें जो पेशाब लगाती हैं, ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका मतलब ये है कि जो पेशाब को कम करता है। और पेशाब कम कैसे होगा? पानी का रीअब्जॉर्प्शन होने से। पानी अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो पेशाब ज़्यादा बनेगा, पेशाब ज़्यादा आएगा। तो इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में संश्लेषित यानी कि सिंथेसिस बनता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ब्रेन का पार्ट आपने पढ़ा होगा थैलेमस, और जो थैलेमस का नीचे का पोर्शन है वो जो है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। ये ब्रेन का पार्ट है जहाँ पे ये बनता है हार्मोन और इकट्ठा होता है। ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, वहाँ ये संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है। अब जब भी शरीर में जल की कमी हो, ध्यान रखें, जब भी जल की कमी हो तो अब जल को शरीर से बाहर जाने नहीं देना हमें, तब ये काम करता है एंटी डायूरेटिक। शरीर में जल की कमी हो, दर्द हो, तो उस समय क्या हो जाता है, ECF का आयतन वॉल्यूम घट जाता है। ECF क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो इंट्रा सेलुलर कहते हैं जो सेल के अंदर होता है, और इंटर सेलुलर दो सेल के बीच में, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो इस सेल के बाहर जो होता है वो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है। उसके बाद में इंट्रा वास्कुलर फ्लूइड आता है जो प्लाज्मा में होता है, ब्लड के अंदर जो चलता है। ये ब्लड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। और तीसरा जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल, ब्रेन स्पाइनल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो ये तीनों जो फ्लूइड मिला करके इनको नोट कर लेना, अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये तीन हैं जो ये हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF कहते हैं इनको। जब इसका वॉल्यूम घट जाता है तो इसका सूचना जो है वो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑस्मोसिस आपको पता है, पढ़ा हुआ है। ये सेल का परमेबिलिटी से ऑस्मोसिस के कारण जो है वो फ्लूइड अंदर चला जाता है, बाहर आता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे ऑस्मोसिस देखा है कि भाई आप एक कप पानी के अंदर अगर उसको किशमिश को डाल देते हो तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण वो भूल जाती है। तो ये ऑस्मो जो रिसेप्टर हैं उनके पास इसका मैसेज आता है कि फ्लूइड कम हो गया। जब उसके पास मैसेज आता है तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो एक्टिव हो जाता है। न्यूरोफाइसिस, ये मैसेज जो है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू उसको चला गया। न्यूरोफाइसिस क्या है? ये है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को कहते हैं, वहाँ इसका मैसेज चला गया। तो वहाँ से जो ADH उसके पास इकट्ठा है उसको वो रिलीज कर देती है। जैसे ये स्त्रावित हुआ, रक्त के माध्यम से वृक्क की संग्रहहीन नलिका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक पहुंचकर अब उसकी जो है परमेबिलिटी पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे जल का पुनः अवशोषण हो जाता है।
इसका जब श्रावण कम होता है ADH का, तो बहुमूत्रता, पोलीयूरिया, डायाबीटस इंसिपाइडस नामक जो है वो रोग हो जाता है। इसको डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़, इस नाम की डायबिटीज़ ही हो जाती है, बहुमूत्र रोग। तो ये एक ADH जो हार्मोन इस तरह से इसकी कार्यक्रिया है। अब दूसरा है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मैंने आपको पहले बता दिया पीछे, क्या ये कार्यक्रिया है इसकी, क्या करता है, ये क्या हार्मोन है, नाम क्या है इसका, पीछे लेक्चर में आपने पढ़ लिया। ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है तथा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT में सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। अभी आपने देखा बहुमूत्र में क्या होता है कि बहुमूत्र के अंदर ज़्यादातर ये सोडियम जो है वो निकल जाता है। तो जनरली क्या होता है, जिनके BP बढ़ जाता है तो उसको डायूरेटिक देते हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, सोडियम निकल जाता है तो BP लो आ जाता है। ये इसका कारण है। तो ये जो अवशोषण जब बढ़ जाएगा तथा पोटेशियम व यूरिया के उत्सर्जन को, एक्सक्रीशन को बढ़ावा देता है। ये पोटेशियम और यूरिया को बाहर निकालेगा और सोडियम को वापस एब्जॉर्ब करने की क्रिया को ये बढ़ाएगा। रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम। तो मैंने रेनिन को आपको पीछे पढ़ाया था, जब बता दिया था कि जगता ग्लोमेरुलस की ये जो मैकुलर डेंसा सेल हैं ये इसको एक्सक्रीट करती हैं। तो जब जगता ग्लोमेरुलर एपरेटस के मैकुलर डेंसा से रेनिन नामक एंजाइम स्रावित होता है तो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन पर प्रभाव डालता है। ये एंजियोटेंसिनोजिन क्या है? ये अल्फा 2 जो ग्लोबुलिन है, ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। आपने ब्लड में जो है ग्लोबुलिन पढ़ी हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। एंजियोटेंसिनोजिन पर इसका जो है वो रेनिन का प्रभाव पड़ता है। तो ये एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो लिवर और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द्वारा स्रावित होता है। ये दोनों क्या करते हैं, आर्ट्रियोल में कंट्रैक्शन पैदा करते हैं। आर्ट्रियोल में, ये आर्ट्रियोल कहाँ है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में आपने हमने पढ़ा था कि भाई ये जो ब्लड का छन्ना है वो ग्लोमेरुलस में होता है, वहाँ आर्ट्रियोल्स हैं, छोटी आर्टरी जो है वो गुच्छा बनता है। तो वो आर्ट्रियोल में ये क्या करता है, कंट्रैक्शन कराता है, जिससे फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन इसी के साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, इधर हमने पढ़ा भी DCT, सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है, पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। तो अब इसको हम अगर इस तरह से भी लें, इसको समझें कि इस तरह से ये एल्डोस्टेरोन और रेनिन एंजियोटेंशन ये क्या करते हैं, सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाते हैं। इसका मतलब है BP को हाई करते हैं, सिंपल सी बात है ये। और ये जो कंट्रैक्शन हो रहा है इनका आर्ट्रियोल्स का, ये भी BP को बढ़ाएगा। तो ये जो है, अब इसमें नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन। इस हार्मोन के निम्न कार्य हैं। अब जब हमने ये पढ़ लिया कि ये दो सोडियम का जो है ऑब्जर्व करके वो बढ़ाएंगे इसको BP को, तो अब आगे जो है हार्मोन आएगा वो इसको BP को लो करने वाला भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीट होता है और BP बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, जिनमें आगे जो इसके एंटी जो हैं वो हार्मोन है वो काम नहीं करते, उनमें BP बढ़ जाता है। अब है पैराथायरॉयड हार्मोन। इस हार्मोन के निम्न कार्य, यह फास्फोरस का पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्ब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में रोकता है, जिससे फास्फोरस का पेशाब में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। यह हड्डियों से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। आंतों से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन की क्रिया को भी ये पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ाता है। अब आता है एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड।
ANP, इसको AN फैक्टर भी कहते हैं, एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक पेप्टाइड। तो इसको ANP या AN फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि ANF भी कहते हैं, AN फैक्टर भी कहते हैं। ये जो निलय की मायोकार्डियम जो होती है उस कोशिकाओं से स्रावित होता है, निलय एट्रियल की। तो ये है कार्डियक एट्रिया से, यानी कि यूं समझ लो स्रावित होता है, ऑरिकल से स्रावित होता है, उसकी मायोकार्डियम से स्रावित होता है। ये हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। ये जो इसका ये नाम दिया गया ना, ये सेम है, इसका नाम जो है वो ये सेम ही है, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन है ये। और ये करता क्या है, इसमें आप इसको ध्यान से देखें। एक तो ये वाइसोडाइलेट करेगा, वो जो दोनों हार्मोन हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे, बीपी को बढ़ा रहे थे। जैसे रेनिन हमने देखा, ये इसने आर्ट्रियोल का कंट्रैक्शन किया, और उधर जो हमने एल्डोस्टेरोन को किया वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। तो ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ना और इधर से इनका आर्ट्रियोल का कंट्रैक्शन होना, दोनों बीपी को बढ़ाएंगे। तो अब ये क्या करता है, वासोडाइलेशन करता है। तो ये देखो, ये इनके बिल्कुल एंटी हो गया, वासोडाइलेशन करता है। और ये एंडोथीलियम जो है इनकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीजेज एंडोथीलियम परमेबिलिटी, और ये बीपी को लो करता है। अब देखिए आप, उनके हो गया ना उल्टा, है वो हाई कर रहे हैं, ये लो कर देता है, तो बीपी बराबर रहता है, लोअर करता है। तो ये अब यहाँ पे ये साल्ट की, सोडियम का, ये जो है एक्सक्रीशन को बाहर निकालने को बढ़ा देता है, और पानी की एक्सक्रीशन को भी ये बढ़ा देता है। तो इसमें इसने ये आपने अलग से जो मैंने आपको दिए ये नोट कर लेना। अब ये इसको पढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा है। ये निलय की मायोकार्डियम से कोशिकाओं से स्रावित होता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स को चौड़ा करता है, वासोडाइलेट है ना, ये बिल्कुल सही है। तथा GFR ग्राफियन ये जो है फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पानी का पुनः अवशोषण, यहाँ ये कहता है, हाँ ठीक है, रोकता है, और एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो ये जो क्या करता है, अगर ऐसा करेगा तो ये बीपी जो है वो रेज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उसको रोकेगा। और ये एसिड का जो है वो ब्लड से रिमूव करता है, ब्लड से एसिड को भी ये रिमूव करता है, एसिड को बाहर निकालता है। तो ये हमने एल्डोस्टेरोन। इसके बाद ADH के असर को कम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के असर को ये ATN जो है वो कम करता है। ANP, AN फैक्टर जो है वो। अन्य हार्मोन है इसके अंदर, वो है एरिथ्रोपोइटिन। ये भी हमने पीछे मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। अरिथ्रो जहाँ आ गया वो एरिथ्रोसाइट से संबंध आ गया और ब्लड से आ गया। तो इनका नियंत्रण करना या इनका बनाना, ये इसको नियंत्रित करता है, इनके बनने की प्रक्रिया को। रेनिन, यह भी हमने देख लिया, रक्त के ये जो है जक्ताग्लोमेरुलर सेल से स्रावित होता है, काम कार्य हमने देख लिया। प्रोस्टाग्लैंडिन, यह भी अलग मात्रा में गुर्दे से ही स्रावित होता है तथा बीपी को कम करता है। तो हमने देखा कुछ यहाँ पे हार्मोन हैं वो बीपी को हाई कर रहे हैं और कुछ हार्मोन उनको लो कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस जो है वो बना रहता है। तो अभी हमारे पास कुछ डेफिनेशनें हैं। आज इस चैप्टर को हम बिल्कुल जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि नया बहुत दिन हो गए इस एक चैप्टर को लिए हुए, एक एक बात को समझ के चल रहे हैं, इसलिए समय लगता है। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा ही हमने जो है पढ़ा है, लेकिन इसमें समझने वाली बहुत सारी बातें थी, ये समझानी बड़ी ज़रूरी थी। अब जो कुछ परिभाषाएँ हमारे पास, पहला है यूरेमिया, अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे एजोटीमिया भी कहते हैं।
परिभाषा है इसकी साधारणतया स्तनधारियों में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा नाइट्रोजन तथा यूरिया अंतिम उत्पादन है तथा यह वृक्क द्वारा रक्त से पेशाब के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया रक्त व लिम्फ दोनों में उपस्थित रहता है। यह जब भी इसके उत्सर्जन में अवशोषण हो जाता है तो इसकी रक्त में मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, जब रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो इसको यूरीमिया, सीधे शब्दों में हम यूरीमिया कहते हैं। इसकी रक्त में मात्रा बढ़ जाती है तथा विषाक्तता के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को यूरीमिया कहते हैं। विषाक्तता, टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गया तो वो टॉक्सिसिटी शो करता है। कारण इसका, इसमें वृक्क द्वारा नियमित कार्य नहीं करना, रीनल फेल्योर, आहार में प्रोटीन के अधिक खाना, ज़्यादा अंडे खाने वाले हैं जो लोग, सावधान हो जाएं। आहार में प्रोटीन की अधिक मात्रा, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म क्रिया का बढ़ जाना, मूत्र मार्ग के अवरोध के कारण यूरिया का उत्सर्जन रुक जाना, डिहाइड्रेशन और दीर्घकालीन कोई अगर लंबा रोग हो गुर्दे का तो इसके लक्षण हैं जी का मचलाना, आलस से आना, उल्टी होना, गहरी श्वास क्रिया, चक्कर आना, दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना। ये सारे आप समझ सकते हो पढ़ करके, इसको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ट्रीटमेंट इसमें क्या है? प्रोटीन की मात्रा कम करो खुराक में, दालों में प्रोटीन ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति को दालें बहुत कम खाओ, फ्लूइड थेरेपी देनी और मूत्रवर्धक डायूरेटिक दवाइयाँ देना, यही इसका ट्रीटमेंट। अब है मूत्र संस्थान से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपको अगर उसमें एग्जाम में उस तरह से नहीं पूछी जाती हैं तो ये जो सारी की सारी हैं ये वाइवा में ज़रूर पूछी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद करें। ये आपको 2 या 3 जगह काम आएंगे, वाइवा में, प्रैक्टिकल के रिटर्न में पूछी जा सकती हैं जब वो रिटर्न एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, और कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है। तो डाईयूरेसिस मूत्र का ज़्यादा अधिक मात्रा में बनना, डिसयूरिया, डिस का वैसे ही पता है आपको, डिसयूरिया का मतलब डिफ़िकल्ट, दर्द के साथ कठिनाई युक्त मूत्र आना, पोलीयूरिया, अधिक मात्रा में पेशाब का लगना, यह एडीएच हार्मोन की कमी से होता है, क्योंकि एंटी डाययूरेटिक देते हो तो फिर होगा ही नहीं ना। ओलिगोयूरिया, ओलगी नहीं, ओलिगो होता है, ओलिगोयूरिया पेशाब का कम मात्रा में लगना, एनयूरिया बिल्कुल ही पेशाब का ना आना, स्ट्रेंगोयूरिया यानी कि कष्टदायक, यूरेथ्रा व मूत्राशय से बूंद बूंद दर्द के साथ, एंटन के साथ, मरोड़ के साथ पेशाब का आना, हेमचूरिया, हेम आ गया तो ब्लड आ गया, तो मूत्र में रक्त आरबीसी का आना, और ग्लूकोसूरिया यानी कि मूत्र में ग्लूकोज का आना। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, ये आप, तो आज ही आपका यूरिनरी जो है यूरिनरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। तो आप इसको ध्यान से जो है वो पढ़ना। कोई ऐसा इसमें कोई पूछने वाली बात हो तो ज़रूर आप टेलीफोनिकली भी आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।